हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपना इंजीनियर। आज हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जो सी कैट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। देखो, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जो टॉपिक है, इसमें उप्स कॉन्सेप्ट्स को भी हम ले रहे हैं। तो इसमें ना आपको जब सी कैट देंगे ना, इसमें से आपको 10-11 तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे परफेक्टली। 10-11, 10 से 12-13 तक आ ही जाएंगे। तो प्लीज इसको देखिएगा। हम आज से सी प्लस प्लस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके बाद मतलब हम पूरा अभी सी प्लस प्लस को पहले कवर करेंगे, उसके बाद सी को ले लेंगे, उसके बाद डीएस। ऐसा है जैसे ही हमको मतलब उसकी क्या बोलते हैं, हमें लगता है कि इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं उस सब्जेक्ट से, उन सब्जेक्ट को हम पहले लेंगे। तो सी प्लस प्लस को सी का हमने एक वीडियो डाला है, तो वो जाके देखिएगा। अभी सी प्लस प्लस का भी मैं डाल रहा हूँ, तो उसको देख लीजिएगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि सी प्रोग्रामिंग में क्या कमियां थी जिसकी वजह से हमको सी प्लस प्लस को आना पड़ा। देखो, ये क्वेश्चन भी मतलब इसमें भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से आप नोट्स भी लिखते जाए अपने यहाँ पर कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको। तो ये आपको क्वेश्चन उसी बेसिस पे आ सकते हैं। तो देखो, सी क्या है? सी एक प्रोसेस ओरिएंटेड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। सी इज व्हाट, प्रोसेस ओरिएंटेड और समथिंग, ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को आप मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैं सिखा रहा हूँ, उसको नोट्स आप नोट करते जाइएगा। इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट इसको आप हमारे साथ देखिए, क्योंकि ये फ्री कंटेंट है। आपको इसके लिए बाहर पैसे देने पड़ते हैं, और मतलब ये फ्री का कंटेंट है, तो ले लो ना। और इससे आपको बहुत हेल्प होगी सी कैट के एग्जाम में। तो चलिए इसके लिमिटेशन देखते हैं। पहले सी का क्या होता था। सी एक प्रोसेस ओरिएंटेड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसमें क्या है, अनफॉर्चुनेटली द लैंग्वेज में ना सिक्योरिटी नहीं थी डेटा के लिए। एक इसकी लिमिटेशन थी, और दूसरा क्या था, वहाँ पर फंक्शंस नहीं थे, तो उसमें कोड रीयूजेबिलिटी का हमें अभाव देखना, मतलब वहाँ पर कोड रीयूजेबिलिटी नहीं थी। हम उसको रीयूजेबल नहीं कर सकते थे, है ना। तो ये नॉन एक्सटेंडेबल भी नहीं था, है ना। मीन्स while functions are employed for code reusability, their effectiveness is constrained, leading to non extendable programs, है ना। आपको पता चला कि लिमिटेशंस क्या थी सी प्रोग्रामिंग की, और सी प्रोग्रामिंग क्या है। अब हम देखते हैं कि सी प्लस प्लस में यूजेस क्या होते हैं, सी प्लस प्लस के कहाँ का यूज होते हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द यूजेस। पहले गेम्स बनाने में आ जाता है, फिर जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन जैसे एडोबी हो गया, डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, ब्राउजर्स हो गए, गूगल एप्लीकेशंस हो गए, बैंकिंग एप्लीकेशंस हो गए, हमारे कंपाइलर्स हो गए, एम्बेडेड सिस्टम्स हो गए, जैसे स्मार्ट वॉचेस वगैरह आप देख रहे हो ना अभी के जमाने में। तो ये सारे एप्लीकेशन आप सी प्लस प्लस के हेल्प से बना सकते हो। जीपीएस सिस्टम हो गया, है ना। देखो, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप वीडियो बना नोट्स बना के आप आगे जा सकते हो। देखो, अभी हम अगर बात करें कि बहुत टाइप के लैंग्वेजेस होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या किस में आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पीओपी, आपने अभी सुना होगा। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स पीओपी शॉर्ट फॉर्म। इसके एग्जाम्पल, इसके कौन से लैंग्वेजेस है? ALGOL, फोर्ट्रान, पास्कल, बेसिक, सी। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि सी क्या है। सी क्या है? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। और आपको ऐसे भी दिया जा सकता है कि ये सारी लैंग्वेज है, इनमें से कौन सी पीओपी है और कौन सी ओओपी है। तो फोर्ट्रॉन पहली हाई लेवल पीओपी लैंग्वेज है। अब यहाँ पर देख सकते हो, फोर्ट्रॉन क्या है? पहली हाई लेवल पीओपी लैंग्वेज है। मैं आपको हिंदी में इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो मैकेनिकल बैकग्राउंड से, मतलब अदर बैकग्राउंड से है, तो उनको समझ में आना चाहिए। इंग्लिश स्टेटमेंट तो सभी को समझ में आएंगे, बट उसका मीनिंग एक्चुअल क्या है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में। तो आपको पता चला फोर्ट्रॉन क्या है? पहली हाई लेवल लैंग्वेज है। देखो, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सीकैट के एग्जाम में। ऑल पीओपी लैंग्वेजेस अदर टू टॉप डाउन अप्रोच मीन्स क्या होता है कि आपको पूछा जा सकता है कि पीओपी में कौन सा अप्रोच यूज किया जाता है, टॉप डाउन और बॉटम अप। तो कौन सा किया जाता है? टॉप डाउन अप्रोच, याद रखो। टॉप डाउन अप्रोच ऑल पीओपी लैंग्वेजेस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी हमने पीओपी तो देख ली, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पहली तो हम क्या है सी प्लस प्लस सी प्लस प्लस जावा सिमुला शार्प पाइथन आर पीएचपी यूजुअल बेसिक मतलब बहुत सारी आप देखो यहाँ पर नोट कर लो इसको ये सारी पीओपी ओपी लैंग्वेज सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है बट उनमें से पहली कौन सी है सिमुला पहली देखो कौन सी है सिमुला टेक्स द क्रेडिट एज इनिशियल हाई लेवल ओओपी लैंग्वेज पहली सिमुला थी है ना ओवर 200 लैंग्वेजेस आर ओओपी आप यहाँ पर भी देख सकते हो ओवर 2000 लैंग्वेजेस आर ओओपी अब मैंने जैसे बोला था कि पीओपी क्या है पीओपी लैंग्वेजेस क्या है टॉप डाउन अप्रोच आपको यूज कर देती है बट ऑल ओओपी लैंग्वेजेस क्या है बॉटम अप अप्रोचेस मैंने बताया था ना कि पीओपी में और आपको क्वेश्चन आ सकते हैं वैसे इसके बेसिस पे तो इसको भी नोट कर दीजिएगा जब भी आपको मैं बोलता हूँ मैं सिखाता हूँ उसको थोड़ा पॉज करके आप नोट्स बनाते जाओ बहुत इंपॉर्टेंट मैं फिर से बता रहा हूँ और ये फ्री का कंटेंट है तो बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि ये कुछ भी है नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है आपको तब पता चलेगा जब आप एग्जाम में जाओगे देखो अभी ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है जावास्क्रिप्ट और वीबी ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेजेस मीन्स क्या उसमें ऑब्जेक्ट्स का यूज हो जाता है देखो ये भी आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है तो जावा स्क्रिप्ट और वीपी है ना अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है मतलब उसमें क्या क्या हो जाता है ना तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ना इसमें जो प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है इसमें क्या होता है जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स है ना उसको सिंपल में किया जाता है यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आपको पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो हर्ट है वो क्या है हर्ट क्लासेस ऑब्जेक्ट्स और वो इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म सबको पता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट उसका मेन हर्ट है तो जो भी ओपी लैंग्वेजेस है उसमें आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम किया जाता है ऑल्सो इसमें क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस है ना ये है ओओपी लैंग्वेजेस में आपको पता चल गया अभी ओओपी लैंग्वेजेस में क्या क्या होता है क्या काम है उसका ओपी लैंग्वेज क्यों यूज किया जाता है ये बहुत अ, बहुत बड़ी मतलब बहुत अभी जो ये है सारी जो कंपनीज है वो ओओपी बेस्ड लैंग्वेजेस यूज करती हैं क्योंकि उसमें क्या है आपको कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग है ना वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है समझ गए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जो है कि मेन फंक्शन अभी सी प्लस प्लस हम कर रहे हैं तो अभी सी प्लस प्लस की ओर आते हैं तो हमने देखा कि सी प्लस प्लस क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका अभी मेन फंक्शन होता है तो कैसा है देखो मेन फंक्शन क्या है ये एक एंट्री पॉइंट है एंट्री पॉइंट फंक्शन फॉर सी और सी प्लस प्लस दोनों के लिए है तो मेन फंक्शन का काम क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेन फंक्शन इज और टू कॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम इनोकेशन मीन्स कॉल मेन फंक्शन का काम क्या होता है जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो सी प्लस प्लस में सी प्लस प्लस में जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो आप यहाँ पर मेन फंक्शन लिखते हो मेन फंक्शन लिखने के बाद उसके अंदर ये एंट्री पॉइंट होता है आपका जो प्रोग्राम है उधर से मेन फंक्शन के अंदर से स्टार्ट हो जाता है जो भी कुछ भी आपको लिखना है तो मेन फंक्शन के अंदर ही आपका सारा कोड हो जाएगा तो मेन फंक्शन इज एंट्री पॉइंट इज द मेन फंक्शन उसका काम क्या होता है कॉल करना किसको ऑपरेटिंग सिस्टम को है ना एंड अर्निंग इट टाइटल ऑफ द कॉल बैक फंक्शन उसको कॉल बैक फंक्शन भी बोल सकते हैं तो अभी जो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है उसको आप सेव कैसे करते हो डॉट सीपीपी के हेल्प से और उसको कंपाइलर जी प्लस प्लस भी आप यूज कर सकते हो अभी हमने मेन फंक्शन तो देखा अभी फंक्शंस क्या होते हैं ये भी देखता हूँ मैं अभी मेन फंक्शन क्या फंक्शन क्या होता है भाई फंक्शन क्या होता है फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ग्रुप्ड टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक फंक्शनलिटी मीन्स क्या होता है फंक्शंस मीन क्या होता है कि कुछ हमें काम करना तो उसके रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे तो उसके अंदर किए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल क्या होता है आपको एडिशन करना है तो हम क्या लिखते हैं एडिशन का फंक्शन लिखते हैं है ना उसके अंदर आपको क्या करते हैं बस ओनली एडिशन ही करते हैं मतलब स्पेसिफिक है उसकी फंक्शनलिटी क्या है स्पेसिफिक है यानी क्या बताया
सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ग्रुप्ड टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। तो यूज क्या है भाई, फंक्शंस क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि वो कोड को रीडेबिलिटी करते हैं, है ना। रीडेबिलिटी मतलब क्या होता है कि आपको रीड करने में इजी जाता है। आपका कोड अगर पूरा लाइन में है, मतलब ओनली उधर फंक्शन ही नहीं है कुछ, ओनली मेन फंक्शन के अंदर पूरा स्टेटमेंट स्टेटमेंट लिखा है, तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि यार क्या लिखा है ना, तो रीडेबल नहीं होता है वो। जब आप फंक्शन लिखते हो तो आपका कोड सेपरेट सेपरेट हो जाता है और उसको रीयूज भी कर सकते हैं आप। कोड रीडेबिलिटी पहला तो पॉइंट है, उसके बाद कोड रीयूज कर सकते हैं और रिड्यूस भी कर सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्स जो दिखने वाला कोड था हमारा, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब फंक्शंस में क्या होता है ना, फंक्शंस कोई कोई रिटर्न टाइप का होता है, आर्गुमेंट्स होता है। मतलब फंक्शन कैसे लिखते हैं आपको सभी को पता है ना। फंक्शंस में क्या होता है कि कभी कभी रिटर्न वैल्यू होते हैं, जैसे वाइड हो गया तो रिटर्न नहीं करेगा, है ना। पब्लिक वाइड एड, उसमें आर्गुमेंट्स लिखे कुछ इंटीजर ए इंटीजर बी, तो इसमें अपन क्या लिखे, इंटीजर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो फंक्शन कुछ कुछ क्या होता है ना, वैल्यू को रिटर्न नहीं करते। अगर वाइड लिखा है तो इंटीजर लिखा है तो रिटर्न करेंगे। और ओनली वन रिटर्न स्टेटमेंट होता है, ओनली वन रिटर्न वैल्यू एट अ टाइम। फंक्शन के अंदर दो बार हम वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकते, सिंपल है। अब जब राइटिंग फंक्शन कंट्रीब्यूट्स टू इम्प्रूविंग रीडेबिलिटी, रीयूजिंग कोड एंड रिड्यूस फंक्शनैलिटी कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखो फंक्शंस दो टाइप के होते हैं, एक तो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। ये भी आपको पूछा जाता है। देखो अब मैंने अभी जब बताया कि यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे होते हैं, पहले तो फंक्शन क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क। देखो आगे आगे हमारे साथ बने रहो, अभी थोड़ा आपको थोड़ा ये बर्डन होता होगा कि क्या है। आगे आगे आप जैसे हमारे साथ रहेंगे आपको इजीली ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक समझ में आते जाएंगे। फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क। एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए हम कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं एक साथ, उसको फंक्शन बोलते हैं। तो भाई अब इसको लिखना कैसे है, डिक्लेरेशन क्या है उसका, सिग्नेचर क्या है उसका, प्रोटोटाइप क्या है। हाँ तो देखो पहले तो रिटर्न टाइप आएगा उसका। रिटर्न टाइप क्या क्या है आपको सभी को पता है। रिटर्न टाइप क्या क्या होते हैं, इंटीजर हो गया, डबल हो गया, फ्लोट हो गया, वाइड हो गया, है ना। मतलब कुछ वैल्यू आपको करना है, जैसे कि आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना, तो आपका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंटीजर। फिर उसके बाद क्या होगा, पहले रिटर्न टाइप होगा उसका, उसके बाद फंक्शन का नेम होगा और राउंड ब्रैकेट में आपके आर्गुमेंट्स होंगे और ये सेमीकोलन। ये हो गया फंक्शन का डिक्लेरेशन और फंक्शन का सिग्नेचर। समझ में आया? अभी फंक्शन को कॉल कैसे करें भाई, कॉल करने के लिए क्या करते हैं आप, कोई समझ लो आपको एडिशन ही करना है, तो आपने यहाँ पर डिक्लेरेशन कर लिया। अब डेफिनेशन कैसे करते हैं, रिटर्न टाइप समझ लो इंटीजर एड, इसमें अंदर लिखा इंटीजर ए कॉमा बी, और इसके अभी यहाँ पर हो गया इसके अंदर ये फंक्शन जो बॉडी है ना, इसके अंदर क्या लिखेंगे, इंटीजर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड रिटर्न सी। रिटर्न सी क्यों, क्योंकि रिटर्न टाइप हमकी इंटीजर रिटर्न करना है। तो अब यहाँ पर हम कॉल कैसे करेंगे, देखो एड, यहाँ पर ए 1,2 वैल्यू आप दे देंगे, तो यहाँ पर इंटीजर बी में वो स्टोर करेंगे। यहाँ पर आप यहाँ पर कॉल करेंगे, है ना। कॉल कैसे करेंगे, फंक्शन नेम से, और जो आर्गुमेंट हम यहाँ पर पास कर रहे हैं ना, वो आर्गुमेंट यहाँ पर पास करेंगे। और ये होती है डेफिनेशन। डेफिनेशन में और डिक्लेरेशन में क्या फर्क है, डिक्लेरेशन में हम सिर्फ डिक्लेयर करते हैं कि ये फंक्शन क्या करेगी, और एक्चुअल परफॉर्मिंग जो टास्क है वो डेफिनेशन में होता है। समझ गया? अभी हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शंस, हम फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं। अब इनलाइन फंक्शन क्या होता है, तो सी प्लस प्लस में ना इनलाइन के कीवर्ड है जो इनलाइन फंक्शंस क्रिएट करने के लिए यूज होता है। तो इनलाइन फंक्शंस का काम क्या है एक्चुअली, तो ये क्या करते हैं, दे आर रिप्लेस्ड बाय कंपाइलर एट देयर कॉल स्टेटमेंट्स इंश्योरिंग फास्टर एग्जीक्यूशन। जो फास्ट एग्जीक्यूशन करना होता है, इसके लिए हमने इनलाइन फंक्शंस का यूज किया जाता है। यूजिंग इनलाइन इज अ रिक्वेस्ट मेंट टू कंपाइलर, मतलब कंपाइलर को रिक्वेस्ट एज सुन एज फास्ट रिक्वेस्ट करने के लिए तीन लाइन का यूज किया है। अब डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या क्या होते हैं देखो, इन सी प्लस प्लस फंक्शन में हैव डिफॉल्ट आर्गुमेंट वैल्यूज मेकिंग देयर इंक्लूजन ऑप्शनल। डिफॉल्ट आर्गुमेंट शुड बी गिवन टू राइट टू लेफ्ट ऑर्डर। राइट टू लेफ्ट ऑर्डर, ये ऑर्डर आप जरूर दें, क्योंकि डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स में ऑर्डर क्या होती है,
राइट टू लेफ्ट। एग्जाम्पल हम देखो यहाँ पर इंटीजर सम, इंटीजर a कॉमा इंटीजर b इंटीजर c इंटीजर d, रिटर्न a प्लस b प्लस d। देखा, ये होता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। अब फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? फंक्शन तो हमने देख लिया, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या हो? फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब जो फंक्शन ये फंक्शन है, जैसे यहाँ पर इंटीजर सम है ना, तो उसमें क्या होगा, सेम नेम होगा उसका भी इंटीजर सम, बट उसका सिग्नेचर जो है वो डिफरेंट होगा। मतलब यहाँ पर समझ लो, आप यहाँ पर आपके क्या है, यहाँ पर 4 आर्गुमेंट्स है, तो हमने यहाँ पर दूसरे सिग्नेचर में क्या लिखा, इंटीजर सम, इंटीजर सम। दूसरे फंक्शन में क्या लिखा हमने, इंटीजर सम ब्रैकेट में इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। बस यहाँ पर हमने यहाँ पर सिर्फ 2 ही ले लिए, 4 है यहाँ पर हमने 2 ही ले लिए। तो ये क्या हुआ, फंक्शन ओवरलोडिंग। काम तो वही कर रहा है, बट क्या है, उसका थोड़ा काम अलग है भाई, डिफरेंट आर्गुमेंट्स है उसके, मतलब डिफरेंट सिग्नेचर है। रिटर्न टाइप इज नॉट कंसिडर्ड। ये देखो, ये आपको पूछा जाएगा, फंक्शंस विद सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर इज नथिंग बट फंक्शन ओवरलोडिंग। Return type is not considered during function overloading. Functional call resolution is based on the type of argument. देखो, सबसे बढ़िया बात अभी डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स का काम क्या होता है, देखो अभी फंक्शनल फंडामेंटल डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। ये देखो, ये आपको पूछे जाएंगे। फंडामेंटल डेटा टाइप्स कौन से, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। डिराइव्ड डेटा टाइप्स कौन से हैं, एरे, फंक्शन, पॉइंटर, यूनियन, स्ट्रक्चर। बट इसके बाद भी C++ में एडिशनल 2 डेटा टाइप्स है। एक है बुलियन जो ट्रू और फॉल्स में आपको देता है वैल्यू, और W कैरेक्टर स्टोर्स 16 बिट कैरेक्टर। ये तो समझ गया, इसको एक बार आप नोट आउट कर लो। अब ये बुल एंड W कैरेक्टर, इसका एग्जांपल आप देखो, बुल वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू। कोई आपको बुलियन डेटा टाइप यूज करना है तो क्या करेंगे, बुल वैल इज इक्वल टू ट्रू। W कैरेक्टर वाइड कैरेक्टर, ये आपको पूछा जाएगा। W कैरेक्टर मींस वाइड कैरेक्टर यूज्ड टू फॉर इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। W कैरेक्टर occupies 2 or 4 bytes based on the compiler. Character can take 256 values which corresponds to enters ASCII. Wide char can take 65536 values correspond to Unicode values. Mostly the WCHAR character data type used for international languages like Japanese. L is a prefix for wide character literals, wide character string literals, which tells the compiler that the character or string of type wide character. समझ गए? अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, स्ट्रक्चर। C++ में स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, आपको अगर क्लास पता है तो स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आएगा। तो पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ क्या। स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर डेटा बाइंडिंग लॉजिकली डेटा इनटू सिंगल यूनिट। क्लास में क्या होता है, सिमिलर डेटा होता है। क्लास मतलब स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड क्लास सेम होते हैं, बट हम पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर डेटा बाइंडिंग लॉजिकली related data into single unit. समझ गए? In C++, data within a structure can be modified by any function to which structure is passed. The concept is modified in C++ by both data and functions. अब देखो, एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है उसके अंदर, इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर प्राइवेट एक्सेसिबल ओनली विद इन अ स्ट्रक्चर, public accessible within or outside the structure. Thus, there is no security provided for data within the structure. The concept is modified by C++ to bind data as well as functions. By default, all the members in structure are accessible everywhere programmed by dot or arrow operators. ये देख लो, इसके साथ एक्सेस किया जाता है arrow और dot operators. But such access can be restricted by applying access specifiers. For example, अगर हमने private लिखा तो accessible within on struct, अगर public लिखा तो accessible within outside struct. समझ गए? अब हम आगे चलते हैं और हमारा जो दूसरा है टॉपिक उसको हम देखते हैं। स्ट्रक्चर का हमने देख लिया, तो स्ट्रक्चर का सिंटैक्स क्या है भाई। तो देखो, स्ट्रक्चर का सिंटैक्स C++ में क्या है, स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है, आपको ऐसे लिखना पड़ता है, स्ट्रक्ट कीवर्ड
स्ट्रक्ट कीवर्ड, उसका स्ट्रक्चर का नेम, फिर उसके बाद आपके जो ये है डेटा मेंबर्स, इंटीजर, रोल नंबर, ये डेटा मेंबर्स बोलते हैं इसको। और ये हो गया फंक्शन आपका, कोई भी फंक्शन जैसे डिस्प्ले करना है हमें रोल नंबर, उसके अंदर आपकी फंक्शन बॉडी होगी। समझ गए आप, सिंटैक्स आपको पूछा जाता है तो ध्यान से देखो। स्ट्रक्ट कीवर्ड है, के बाद स्ट्रक्चर का नेम, उसके अंदर डेटा मेंबर्स और उसके अंदर डेटा फंक्शंस। तो स्ट्रक्चर हमने क्या बोला था, तो बाइंड करता है डेटा विद फंक्शंस, बाइंडिंग डेटा विद फंक्शंस। अभी एक्सेस स्पेसिफायर हम जो देखें, देखो एक्सेस स्पेसिफायर का यूज क्या होता है स्ट्रक्चर में, तो टू कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर और क्लास मेंबर्स एक्सेस स्पेसिफायर इज यूज्ड। मतलब कोई भी, जैसे यहाँ पर देखो ये रोल नंबर है यहाँ पर, है ना, इसको कोई बाहर से एक्सेस करना चाहता है या नहीं, ये हम खुद डिसाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर। अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आप उसको प्राइवेट कर दें, अगर नहीं चाहिए तो पब्लिक कर दें। देखो यहाँ पर डिफाइन द एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। आपको ये मेंबर फंक्शन के साथ भी लगाओ और डेटा मेंबर के साथ भी लगा सकते हो। तो 3 टाइप के स्पेसिफायर्स है सी प्लस प्लस में। फर्स्ट है प्राइवेट, दूसरा है प्रोटेक्टेड, तीसरा है पब्लिक। तो प्राइवेट में क्या होता है, देखो प्राइवेट अगर आप लिखते हो तो इसके साथ आप सिर्फ उसके अंदर ही, उस सेम स्ट्रक्चर या सेम क्लास के अंदर ही आप उसको एक्सेसिबल कर सकते हो। accessible only inside the same structure class which is declared. Generally, data member should be declared as private for data security। ये पूछा जाता है, इसको नोट डाउन करो। मैं आप बता रहा हूँ, सब आप नोट डाउन करके रख दो। डेटा मेंबर्स आपको प्राइवेट ही डिक्लेयर करने होते हैं क्योंकि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है। अगर आपका डेटा सिक्योर नहीं है तो आपका एप्लीकेशन कौन यूज करेगा, है ना। जनरली अगर आप देखें, अगर आपका कोई आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं और आपका कोई डेटा चुरा रहा है तो आपको कैसा लगेगा, है ना। इसलिए हमको उसको प्राइवेट ही करना जरूरी है। बट कभी कभी आपको उसको पब्लिक भी करना पड़ता है। तो इसको पब्लिक का मीनिंग क्या होता है, एक्सेसिबल इनसाइड द सेम स्ट्रक्चर क्लास इन विच डिक्लेयर एज वेल एज इनसाइड आउटसाइड फंक्शन लाइक मेन, है ना। तो जनरली डेटा मेंबर्स को प्राइवेट ही डिक्लेयर किया जाता है, बट जो मेंबर फंक्शंस होते हैं ना हमारे, वो पब्लिक ही डिक्लेयर किए जाते हैं, नॉट अ प्राइवेट। क्यों किए जाते हैं भाई ऐसा, अगर हमने मेंबर फंक्शंस को भी प्राइवेट कर लिया तो उसको हम बाहर एक्सेस कैसे करेंगे। हम प्राइवेट क्यों करते हैं डेटा मेंबर्स को, क्योंकि उसको कोई चेंज ना करे, एक्सेस करने के लिए नहीं। उसको एक्सेस अगर देंगे हम, अगर हम उसको प्राइवेट रखते हैं तो उसको एक्सेस तो कर सकते हैं बट उसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए हम मेंबर फंक्शंस को अंदर हम कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं उसके ऊपर कि कोई उसको इस तरह से गलत ना लिखे। मतलब देखो कोई किसी की सैलरी होती है, किसी की सैलरी 0 नहीं होती, तो हम अगर इंटीजर सैलरी लिखे, प्राइवेट इंटीजर सैलरी, और मेंबर फंक्शन में लिखे सेट, उसका गेटर सेटर्स निकाल लिखे, तो हम उसमें मेंबर फंक्शन के अंदर उसको हम कंडीशन दे सकते हैं कि इफ सैलरी इज ग्रेट लेस देन 10, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि डू नॉट एंटर सच वैल्यू, मतलब ये रॉन्ग है ना। तो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, आप सिक्योरिटी प्रोवाइड। देखो अब स्ट्रक्चर सी में भी है, सी प्लस प्लस में भी है। तो सी और सी प्लस प्लस में भी क्या डिफरेंस है भाई, तो स्ट्रक्चर जो सी का है उसको हम देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है, सी के स्ट्रक्चर में इंक्लूड ओनली वेरिएबल, उसमें फंक्शंस नहीं होते थे स्ट्रक्चर जो सी का है। बट इन सी प्लस प्लस इंक्लूड बोथ वेरिएबल्स एंड फंक्शन, बोथ, ये मेन डिफरेंस हो गया। दूसरा क्या है, स्ट्रक्चर वेरिएबल नीड टू बी पास्ड बाय वैल्यू और पास बाय एड्रेस टू फंक्शन, है ना। यहाँ पर देखो functions inside the struct are called with variable and dot operator, ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट सी में बाय डिफॉल्ट ऑल वेरिएबल्स ऑफ स्ट्रक्चर आर एक्सेसिबल आउटसाइड द स्ट्रक्चर। जो सारे वेरिएबल्स है वो आपको आउटसाइड द स्ट्रक्चर यूज कर सकते थे, बट आप सी प्लस प्लस में उसको एक्सेस स्पेसिफायर से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। कौन से, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड। प्राइवेट मतलब सेम क्लास में, पब्लिक मीन्स आउटसाइड, प्रोटेक्टेड मीन्स इनहेरिटेंस अगर आपने यूज किया है तो। अभी देखो मेन कॉन्सेप्ट हमने क्या क्लास का देखते हैं। क्लास क्या है, क्लास एक कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। फॉर एग्जांपल देखो क्लास अगर किसी और स्टूडेंट का क्लास होता है,
तो उसमें क्या होता है, लॉजिकली रिलेटेड डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर्स मतलब क्या, आप सभी को स्टूडेंट को क्या होता है, रोल नंबर होता है, नेम होता है। तो एक ग्रुप ऑफ फंक्शनली सिमिलर लॉजिकली रिलेटेड डेटा है ना। उसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, मेंबर फंक्शंस लाइक गेट स्टूडेंट मार्क्स, गेट स्टूडेंट नेम, है ना। अभी डिफरेंस क्या है क्लास एंड स्ट्रक्ट में, सी प्लस प्लस में। तो ऑल मेंबर्स ऑफ क्लास आर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट, while all members of structure in C++ are by default public। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो गया है। क्या है, जो क्लास के जो मेंबर्स होते हैं सी प्लस प्लस में बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं, एंड स्ट्रक्चर में जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं। समझ गए। अब हम देखते हैं क्लास क्या है। क्लास क्या होता है, इट इज लॉजिकली इज अ बिल्डिंग ब्लॉक बाइंडिंग कोड एंड डेटा टुगेदर। तो प्रोग्राम क्या होता है, डिवाइड किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। इट रिप्रेजेंट सेट और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विद कॉमन स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। कॉमन स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर मतलब क्या, स्टूडेंट है, स्टूडेंट का कॉमन बिहेवियर क्या है, सीखना। इसलिए तो ग्रुप है, इसलिए वो एक क्लास में है, लॉजिकली कनेक्टेड है एक दूसरे से। क्लास इंक्लूड्स वेरिएबल्स मींस डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस मींस मेथड्स। By default, class members are private, not accessible outside the class scope. Classes are stand-alone components, can be distributed as a library. Class is a blueprint of object बोल सकते हैं। अभी आपको क्लास तो समझ में आया क्या हुआ। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इंस्टेंस मीन का एग्जांपल है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो एग्जांपल है। जैसे स्टूडेंट क्लास का स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट हो गया, स्टूडेंट क्लास का स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि उस स्टूडेंट क्लास में जो प्रॉपर्टीज है डेटा मेंबर्स है इसी एक स्टूडेंट में भी है। क्यों, जैसे कि स्टूडेंट का नाम है, रोल नंबर है, मार्क्स है, सेम है क्लास में भी, है ना। एंटिटी with a physical existence that can store data। physical entity, object is a physical entity, class is a logical entity। क्लास हमने लॉजिकल था कि हाँ ऐसा हो सकता है, बट एक रियल ऑब्जेक्ट रियल होता है इसलिए फिजिकल एग्जिस्ट करता है ना। एंटिटी दैट गेट स्पेस इनसाइड मेमोरी कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसको स्पेस मिलता है मेमोरी में। तो ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू एक्सेस डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। प्रोसेस क्या है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, ऑब्जेक्ट हैज स्टेट। क्या क्या होता है देखो, अभी ऑब्जेक्ट को पहले तो स्टेट होता है, डेटा मेंबर्स जैसे मैंने बताया कि इंटीजर स्टूडेंट को रोल नंबर हो गया, उसका बिहेवियर हो गया, गेट मार्क्स, आइडेंटिटी हो उसका रोल नंबर हो गया, है ना। अभी देखो और एक टाइप होता है एम्प्टी क्लास। सी प्लस प्लस में एम्प्टी क्लास मतलब क्या, a class without any data member or member function is called empty class। जो क्लास में डेटा मेंबर भी नहीं है और मेंबर फंक्शंस भी नहीं है, ऐसे को हम एम्प्टी क्लास बोल देते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ एम्प्टी क्लास कैन बी क्रिएटेड। साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्टी क्लास इज 1 बाइट। लिख के ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अभी कंपैरिजन करेंगे हम स्ट्रक्चर सी में जो स्ट्रक्चर है और सी जो क्लास है ना सी प्लस प्लस इसके अंदर। देखो यहाँ पर हमने सी का लिखा है स्ट्रक्ट टाइम इंटीरियर एच आर मीन्स एक्सेप्टेड, और यहाँ पर सी प्लस प्लस का है ना। नेक्स्ट है दिस पॉइंटर, मेन पॉइंट है। दिस पॉइंटर क्या काम है उसका, टू प्रोसेस द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट member function should be called on the object। Compiler implicitly passes the address of the object to an argument to the function। This is a keyword and this pointer is a constant pointer। It points to the current object। जो करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है उसको दिस पॉइंटर बोलते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट इनवोकिंग द मेंबर फंक्शंस, मतलब हम कोई भी फंक्शंस अगर कॉल करने हैं उसके तो हम दिस के हेल्प से कर सकते हैं। एवरी मेंबर फंक्शन दिस इज दिस टाइप ऑफ मेंबर फंक्शंस विद इन क्लास। देखो क्लास में क्या क्या होता है आपको पता है, कंस्ट्रक्टर होते हैं। क्यों होता है कंस्ट्रक्टर का काम क्या है भाई, मेन इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। कंस्ट्रक्टर यूज फॉर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ऑब्जेक्ट को वैल्यू कौन असाइन करता है, वो कंस्ट्रक्टर करता है। डिस्ट्रक्टर यूज टू रिलीज द रिसोर्सेज, जो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होता है। म्यूटेटर्स मींस सेटर्स यूज टू मॉडिफाई द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे हमने देखा कि सेट स्टूडेंट मार्क्स हमने लिखा, जब क्लास लिखते हैं हम क्या लिखते हैं उसको डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन में सेटर गेटर्स लिखते हैं। तो सेटर्स यूज टू सेट मॉडिफाई चेंज करने के लिए स्टेट कोई भी, और गेटर मींस रीड द डेटा मेंबर्स।
but could do not change the state of object. Facilitators means provide the extra facility to work with object. देखो constructor क्या है? It is a member function used to initialize the object. Constructor has the same name as the class and no return type. Constructor is automatically called when object is created, memory allocated to the object. If no constructor is returned, the compiler provides a default constructor. Constructor is considered too special due to its name, lack of return type, implicit call, and the being called only once per object. कैसे कॉल होता है कंस्ट्रक्टर? ओनली वंस पर ऑब्जेक्ट. लिख के ले लो ये सब पॉइंट्स. सभी पॉइंट्स आपको एमसीक्यू में पूछे जाएंगे. ये कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, म्यूटेटर्स क्या होता है, क्यों यूज हो जाता है ना. अभी कंस्ट्रक्टर के टाइप क्या क्या है देखो. उसके एक तो पैरामीटरलेस क्लास कंस्ट्रक्टर, सॉरी मतलब जीरो आर्गुमेंट्स जो रहते हैं उसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं उसको. इट इज यूज टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर्स टू डिफॉल्ट वैल्यू. जो भी हमको डिफॉल्ट वैल्यूज को सेट करना है उसको हम डिफॉल्ट कर सकते हैं जब विदाउट पासिंग एनी आर्गुमेंट्स. अगर हमको कोई पास नहीं करना है तो वो डिफॉल्ट वैल्यूज को वो डेटा मेंबर असाइन हो जाता है. बट आपको कोई जैसे आपको स्टूडेंट अपना इंजीनियर नाम का स्टूडेंट क्रिएट करना है तो आपको उसको क्या करेंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर तैयार करेंगे. उसमें आप नेम जो है ना उसको पैरामीटर्स देंगे और इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स टू द वैल्यूज. जो आपका नाम पास किया है उसको स्टूडेंट क्लास का जो नेम है डेटा मेंबर उसको आपको असाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर. Default constructor generated by the compiler if no constructor is defined inside the class and it is parameterless. Default constructor parameterless होता है. Parameterized constructor उसमें parameter होता है. Default constructor कौन क्रिएट करता है? कंपाइलर करता है. कब करता है? जब वहां पर कोई भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ना हो तभी करता है. जब अगर हमारी क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंपाइलर जनरेट नहीं करेगा. समझ में आ? यहाँ तक हमने आज देख लिया, बहुत सारे पॉइंट्स देख लिए. आज वीडियो बहुत बड़ी हो रही है इसलिए हम आज यहाँ पर रुकते हैं. तो जो भी हमने सिखाया है अभी तक उसको फिर से एक बार वीडियो देखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा. ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे. तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रेंड्स है जो सीडैक कर रहे हैं, सीकैट कर रहे हैं, जिनको नोट्स कहाँ करें, कहाँ स्टडी करें, आपको समझ में नहीं आ रहा है उनको भी, तो उनके लिए ये प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी. उनका बहुत हेल्प हो जाएगा उनके लिए. प्लीज़ उनको भी शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है. आपको लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है ना. तो प्लीज़ आपको एक छोटी सी कॉस्ट है कि प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप इसको पढ़िएगा, हर एक पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, उसको एमसीक्यू में कन्वर्ट करने का ट्राई कीजिएगा. एमसीक्यू कैसे आते हैं मैंने हर एक वीडियो में बताया है, हर एक पॉइंट्स में बताया है कैसे आ सकते हैं. तो प्लीज़ इसको प्रैक्टिस कीजिएगा. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.